Hello, welcome you all to Avbau. Today we will see estimation of phosphorus, chromium, nickel and manganese in steel sample. इस वीडियो में हम देखेंगे phosphorus और manganese का analysis and in the next video we will talk about chromium and nickel. जब भी आपको कोई quantitative analysis दिया जाए तो आपका primary task होगा to determine आपको volumetric analysis करना चाहिए या फिर gravimetric करना चाहिए या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक करना चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आप तभी करोगे जब आपके पास जिस चीज का एनालिसिस करना है वो बल्क में प्रेजेंट होगा। दैट इज द टारगेट एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट इन बल्क। और अगर आपका टारगेट एलिमेंट बहुत लो अमाउंट प्रेजेंट है in the sample, then you should go for spectrophotometric analysis. So in case of steel, अगर आपको phosphorus, chromium, nickel and manganese इन चारों का एनालिसिस करना है then you should choose the spectrophotometric pathway because the main bulk composition of steel is mainly iron, that is Fe, and a little bit of carbon. और बाकी जो phosphorus, chromium, nickel, manganese etc. प्रेजेंट है उनमें से कुछ है impurities एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहता है और कुछ को इंटेंशनली बाहर से ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? ताकि ये जो Fe और कार्बन का एलॉय है दैट इज स्टील उसका स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एटसेट्रा इंक्रीज करे। सो वेदर दिस एलिमेंट्स आर इम्प्योरिटी और एड ऑन, ऑब्वियसली ये लो अमाउंट में प्रेजेंट होगा यानी कि माइक्रोग्राम या फिर ppm इस लेवल में प्रेजेंट होगा। सो वी शुड चूज द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक पाथवे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अगर बल्क में प्रेजेंट होता तो हम ग्रेविमेट्रिक टेक्निक अप्लाई करते विच इज स्पेसिफिकली नोन एज क्विनोलिन साइट्रोमोलिब्डेट टेक्निक। बट क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत ही कम ppm लेवल में एस्टिमेट करना है दैट इज वाई वी शुड अप्लाई स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक। और उनमें भी 3 टेक्निक अवेलेबल है। वन इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड टेक्निक, is known as vanado-molybdate technique and the third one is known as stannous chloride method. We will use ascorbic acid technique in case of steel analysis. Now whenever a sample is given to you, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है उस सैंपल का कुछ पार्ट लेके आपको उसको डाइजेशन करना पड़ेगा। डाइजेशन मतलब सैंपल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो आयन फॉर्म में सोल्यूशन में आ जाए। दैट इज द main purpose of digestion technique. So in case of steel sample, we use hot concentrated aqua regia, that is 3:1 ratio of concentrated HCl and HNO3. Now after digestion of W gram sample taking in a beaker, we will make a 250 ml mother solution from it. मतलब इस बीकर में डाइजेशन हो जाने के बाद इसको हम 250 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में पोर करेंगे और उसको वॉल्यूम मेकअप करेंगे बाई डिस्टिल्ड और डिआयनाइज्ड वाटर। तो ये बन जाएगा हमारा मदर लिकर और स्टॉक सोल्यूशन। नाउ स्टॉक सोल्यूशन को हम कुछ देर रखेंगे टू गेट इट होमोजेनियस एंड स्टेबल। देन वी विल टेक 25 ml एलिकॉट फ्रॉम इट। अब इस 25 ml एलिकॉट को हम ट्रीट करेंगे फॉर फॉस्फोरस। नाउ द थिंग इज अगर कोई दूसरा कंपाउंड होता एक्सेप्ट स्टील तो हम डायरेक्ट इस एलिकॉट को लेके आगे बढ़ते फॉस्फोरस की तरफ। लेकिन स्टील का मेन पार्ट है आयरन। आयरन यहाँ पे 98 पार्ट है और बाकी थोड़ा सा पार्ट है कार्बन। सो आयरन कैन इंटरफेयर इन ऑल काइंड्स ऑफ एस्टिमेशन। तो हमें जितना भी पॉसिबल हो आयरन को यहाँ से रिमूव करने का कोशिश करना पड़ेगा। फॉर दैट वी विल यूज द टेक्निक ऑफ R2O3 प्रेसिपिटेशन। इस टेक्निक को हम बोलेंगे R2O3 प्रेसिपिटेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हमने जो एलिकॉट लिया 25 ml उसमें थोड़ा सा एमोनियम क्लोराइड ऐड करेंगे, बॉयल करेंगे और बॉयल करने के वक्त एक्सेस ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड और लिक्विड एमोनिया ऐड करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस में ध्यान रखेंगे कि pH शुड बी बिटवीन 8 to 10 क्योंकि ये जो R2O3 प्रेसिपिटेशन होगा उसमें मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन होता है Fe2O3। लेकिन इसके साथ बाकी कुछ मेटल आयंस जो कि +3 फॉर्म में रहता है जैसे कि क्रोमियम एक्सेट्रा वो भी R2O3 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो सकता है। और इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन। और इस को प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए हमें ये पर्टिकुलर pH मेंटेन करना बहुत जरूरी है ताकि सिर्फ प्रेसिपिटेट कौन सा कंपाउंड हो Fe2O3।
तो आयरन यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होने के बाद हम इसको फिल्टर कर लेंगे और फिल्टर के बाद जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट मतलब नीचे वाला पार्ट, फिल्टर पेपर में जो पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं रेसिड्यू, जहाँ पे Fe2O3 रह जाएगा और बाकी नीचे आ जाएगा फिल्ट्रेट पार्ट फ्रॉम दिस 25 ml एलिकेट सोल्यूशन। अब इस फिल्ट्रेट को हम ट्रीट करेंगे फर्दर फॉर फॉस्फोरस। नाउ इन एग्जाम अगर आपको इतना लिखने का डिटेल्स में टाइम नहीं मिलता तो अब बस लिख दीजिएगा कि स्टील में से Fe को पहले सेपरेट किया जाएगा और उसके बाद फिल्ट्रेट को लेके हम फॉस्फोरस एस्टिमेशन करेंगे इन नेक्स्ट स्टेप्स। तो कैसे करेंगे मैंने बताया था, 3 मेथड है, ascorbic acid method, vanadamolybdate method और stannous chloride method. In this particular case we will use ascorbic acid method. हमें यहाँ पे क्या क्या रिएजेंट चाहिए? हमें रिएजेंट चाहिए concentrated sulfuric acid, then उसके साथ ammonium molybdate which can be represented as NH4 MoO4. Next reagent is very important, that is antimony potassium tartarate. Antimony potassium टार्टारेट। और इसका कॉमन नेम क्या है? इसका मार्केट नेम है टार्टार एमेटिक, टार्टार एमेटिक। एंड द फोर्थ रिएजेंट वी विल यूज इज एस्कॉर्बिक एसिड, जिसके नाम से मेथड का नाम है। नाउ हमको जो फिल्ट्रेट मिला था यहाँ पे लास्ट स्टेप में, उस फिल्ट्रेट में क्या है? उस फिल्ट्रेट में ज्यादातर बेसिक पार्ट है क्योंकि हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला था। सो उस बेसिक पार्ट को हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा विथ कंसेंट्रेटेड HCl, और न्यूट्रलाइज होने के बाद हमें वहां पे मीडियम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें फाइनली एसिड मीडियम HCl से लेके आना है H2SO4 में, क्योंकि H2SO4 में ही हमें फॉस्फोरस का कंपाउंड बनाना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट्स। सो कंसेंट्रेटेड HCl में ले आने के बाद हम कंसेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे एंड इसको हॉट प्लेट में रखेंगे until the fumes of H2SO4 comes out. फ्यूम्स ऑफ H2SO4 आने लगा है मतलब मीडियम चेंज हो गया है, सोल्यूशन का मीडियम HCl से कन्वर्ट होके H2SO4 हो गया है। तो अब हमारा पूरा जितना भी फॉस्फोरस है सोल्यूशन में वो सब कंसेंट्रेटेड H2SO4 में आ चुका है। देन वी विल ऐड ammonium molybdate. Here we have the solution. Suppose it has all the phosphorus. We will add reagent number 2, that is ammonium molybdate, and also reagent number 3, that is antimony potassium tartarate. So antimony potassium tartarate और ammonium molybdate हम डालेंगे in sulfuric acid medium and the result will be a yellow color solution. येलो कलर सोल्यूशन क्यों? क्योंकि अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जनरेट होगा। अगर ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन होता तो यहीं से हम कैलकुलेशन करना चालू कर देते फिल्टर करके, बट क्योंकि यहाँ पे अमाउंट बहुत ही कम है तो जो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट जनरेट होगा वो ग्रेविमेट्रिकली एस्टिमेट करने लायक नहीं है। सो दिस इज येलो कलर कॉम्प्लेक्स विच इज नोन एज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला NH4 होल 3 PO4 डॉट 12 MoO3. अब इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल ऐड एस्कॉर्बिक एसिड। अब एस्कॉर्बिक एसिड का रोल क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से ही पूरा मेथड का नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड का रोल है कि यहाँ पे जो एनायनिक पार्ट है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का, उसको एस्कॉर्बिक एसिड रिड्यूस करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन बोलते हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे होगा रिडक्शन, और रिडक्शन होके क्या बनेगा? रिडक्शन होके बनेगा हेटेरोपॉलीमोलिब्डेट और मोलिब्डेनम ब्लू, और इसी के लिए हम एस्कॉर्बिक एसिड ऐड किए थे ताकि हमें ब्लू कलर का मोलिब्डेनम ब्लू सोल्यूशन मिल जाए। दिस इज एक्चुअली हेटेरोपॉलीमोलिब्डेट, बट ये पॉपुलर है मोलिब्डेनम ब्लू इस नाम से। इस पार्ट को ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट येलो कलर का सोल्यूशन आया था, इसका एनायनिक पार्ट क्या है? इसका एनायनिक पार्ट क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे एनायनिक पार्ट आपको मिलेगा PMO12O40 जहाँ पे मोलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट है 6। देखिए यहाँ पे एक P है, फॉस्फोरस है एक, मोलिब्डेनम यहाँ पे 12 है, दैट इज वाई MO12, और ऑक्सीजन यहाँ पे है 3 × 12 36 और यहाँ पे है 4, सो टोटल 40 ऑक्सीजन है। तो ये है इसका एनायनिक पार्ट। अब जब हम इसको एस्कॉर्बिक एसिड के प्रेजेंट में ट्रीट करते हैं तो ये रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने के बाद इट फॉर्म्स ए हेटेरोपॉलीमोलिब्डेट। हेटेरोपॉली क्यों? जहाँ पे मोलिब्डेनम का
दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक है मोलिब्डेनम 5, दूसरा है मोलिब्डेनम 6। मोलिब्डेनम 5 है 4 एटम और मोलिब्डेनम 6 है 8 एटम और साथ में O40 और टोटल इस एनायन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 माइनस एंड दिस इज नोन एज मोलिब्डेनम ब्लू। अब रिएजेंट नंबर 3 जो हमने यूज किए थे, जिसका अभी तक कोई एप्लीकेशन मैंने नहीं बताया, दैट इज एंटीमनी पोटेशियम टार्टरेट और पॉपुलरली नोन एज टार्टर एमेटिक। इसका रोल है कि ये जो मोलिब्डेनम ब्लू फाइनली प्रिपेयर हुआ, इसको स्टेबल रखना, बिकॉज देयर इज ए टेंडेंसी फॉर दिस मोलिब्डेनम ब्लू to get oxidized and go back to this yellow ammonium phosphomolybdate compound. So the tartar emetic reagent help preventing this oxidation path and act as a stabling agent of molybdenum blue. अब आपको molybdenum blue solution मिल गया। अब आप क्या करोगे, उसको सीधे 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मेकअप करोगे एंड रन इट इन एन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कितने नैनोमीटर में आप रन करोगे? जनरली 660 नैनोमीटर या फिर नियर अबाउट 700 नैनोमीटर में मोलिब्डेनम ब्लू एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा पिक देता है। तो आफ्टर कैलिब्रेशन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपको एक मिल जाएगा ग्राफ और वहां से डायरेक्ट एक रीडिंग मिल जाएगा इन एक्स पीपीएम और एक्स माइक्रोग्राम पर लीटर। अब रीडिंग से कैसे वेट परसेंटेज निकालते हैं, जैसे कि हमने डब्ल्यू ग्राम सैंपल लिया था और आपका यूवी में रीडिंग आया है एक्स पीपीएम, तो एग्जैक्टली परसेंटेज कितना होगा वो मैंने एक वीडियो में अलग से बताया है, वो आप देख लीजिएगा। मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस हो चाहे क्रोमियम हो या फिर निकेल या मैंगनीज, मोस्ट ऑफ द केस हमें यूवी विजिबल यूज करना पड़ेगा और सबके आखिर में ही हमें ऐसा एक एक्स पीपीएम रीडिंग मिलेगा और उस रीडिंग से कैसे फाइनली वेट परसेंटेज कैलकुलेशन करना है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को लिंक से देख लीजिएगा और हर एक एलिमेंट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। सो दिस इज अबाउट फॉस्फोरस एस्टिमेशन। नाउ वी विल गो टू मैंगनीज एस्टिमेशन इन स्टील। यहाँ पे भी सबसे पहले हमें क्या करना है, डाइजेस्ट करना है सैंपल को और डाइजेस्ट करने के बाद 250 ml स्टॉक सोल्यूशन बनाना है। उस स्टॉक सोल्यूशन से फिर 25 ml एलिकॉट पिपेट आउट करना है, वहां से आयरन सेपरेट करना है, देन उसको लाना है कंसेंट्रेटेड H2SO4 मीडियम में। यहाँ पे भी H2SO4 मीडियम में ही कलर जनरेट होगा और वो कैसे होगा उसके लिए हम पहले H2SO4 मीडियम में जो Mn2+ सोल्यूशन है उसमें थोड़ा सा 5 to 10 ml ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऐड करेंगे। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मतलब H3PO4, कंसेंट्रेटेड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ऐड करेंगे और देन उसके साथ ऐड करेंगे द मेन थिंग विच इज पोटेशियम पर आयोडेट KiO4। अब ये दोनों रिएजेंट ऐड करने के बाद वी विल बॉयल द सोल्यूशन अंटिल ए पिंक कलर जनरेट्स। और ये पिंक कलर क्यों जनरेट करेगा? बिकॉज देयर विल बी अ रिएक्शन बिटवीन ऑल द Mn2+ आयंस प्रेजेंट इन दिस सोल्यूशन and potassium periodate, which is 2Mn2 plus 5 KiO4, that is potassium periodate, plus water which is already in the solution. The manganese ion will be oxidized to +7 state and it will form permanganate ion plus 5 KiO3. KiO3 क्या है? This is called पोटेशियम आयोडेट। KiO4 है पोटेशियम परआयोडेट और KiO3 है पोटेशियम आयोडेट और उसके साथ 6H+। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन एंड वी ऑल नो KMnO4 that is potassium permanganate which is itself pink color is because of this permanganate anion और यही रिस्पॉन्सिबल है इस सोल्यूशन का पिंक कलर होने के लिए। Now tell me why the orthophosphoric acid has been added। यहाँ पे orthophosphoric acid का अगर इस रिएक्शन में कोई रोल नहीं है then why did we bother to add this orthophosphoric acid? Because हम कर रहे हैं स्टील का कंपोजिशन एनालिसिस और स्टील में मैक्सिमम पार्ट है आयरन। So there is a chance that even after precipitation of Fe by R2O3 there will be some iron present in this solution and those irons will form a very good complex with orthophosphoric acid। मतलब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का काम है आयरन को इंटरफेयर करने से रोकना। अब हमारे पास ये पिंक कलर का सोल्यूशन आ गया। वी विल ट्रांसफर इट टू 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और वहां से डायरेक्ट हम यूवी में रन करेंगे एट द वेवलेंथ ऑफ 545 नैनोमीटर। हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होता है। फॉर मैंगनीज इट इज 545 नैनोमीटर और यहाँ से हमको एक रीडिंग मिलेगा, मान लीजिए XPPM
एंड सेम एज बिफोर आप यहाँ से कैसे वेट परसेंटेज ऑफ मैंगनीज डिटरमाइन करोगे उसके लिए मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, काइंडली गो एंड चेक इट। सो ये हुआ हमारा फॉस्फोरस और मैंगनीज एस्टिमेशन इन स्टील। अभी बाकी है निकेल एंड क्रोमियम, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।